बड़ी ही तूफानी और मूसलाधार बरसात हो रही थी उस दिन। बादलों की कड़कड़ाहट रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उस पर रात का गुप्त अंधेरा और सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सब कुछ अपने आप में ही बड़ा डरावना सा लग रहा था। मैं रात के करीब 11:30 बजे की ट्रेन से झांसी स्टेशन पर उतरा था। स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ एक लोग ही दिखाई पड़ रहे थे वहाँ। मेरे साथ ट्रेन से भी इक्का दुक्का लोग ही उतरे थे और वो भी रिसीव करने आए अपने परिचितों के साथ अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए थे। लेकिन मेरे लिए ये शहर बिल्कुल नया था। वहाँ न तो कोई मेरा परिचित था और न ही मैं उस जगह से परिचित था। कोई ऑटो रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा था वहाँ। आता भी कैसे? एक तो आधी रात का उस वक्त, उस पर इतनी तूफानी बारिश। ऐसे में कौन रिस्क ले? मैं पूरी तरह भीगा हुआ स्टेशन के बाहर अपने सामान के साथ टीन के छप्पर के नीचे खड़ा था। दरअसल मैं यहाँ होने वाले साहित्यिक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुँचा था। सम्मेलन के आयोजकों द्वारा महाविद्यालय के हॉस्टल परिसर में ही हमारे रुकने की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए मैंने किसी होटल या गेस्ट हाउस में भी रूम बुक नहीं करवाया था। मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ मेरा सामना इतनी भयंकर तूफानी बरसात से होने वाला था। अब तो अंधेरे में कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। स्टेशन के आसपास एक दो गेस्ट हाउस भी थे, वो भी बंद हो चुके थे। ऐसे में कोई रास्ता निकलता न देख मैं सीधे स्टेशन के वेटिंग रूम में जा पहुँचा। सोचा वहीं पर रुककर सुबह का इंतज़ार करूं, पर वहां पहुंचते ही मेरी यह गलत फहमी भी दूर हो गई। वहां के हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर ही ज़्यादा सेफ था। वहां पर पूरा फर्श कीचड़ से सना हुआ था और छत से जगह जगह रेन शावर हो रहा था। एक दो बेंचेस भी थी वहां, जिन पर कुछ लोग पसरे हुए थे। वहाँ की दुर्दशा देखकर मैंने अपना सामान उठाया और निकल पड़ा किसी दूसरे सहारे की खोज में, जहाँ मैं चैन से खड़ा तो रह सकूं। मैंने अपना मोबाइल, घड़ी, पर्स, डायरी वगैरह और जो कुछ भी भीगकर ख़राब होने जैसा सामान था उसे ट्रेन से उतरते ही पॉलीथीन बैग में अच्छे से पैक करके सूटकेस में कपड़ों के बीचों बीच डाल दिया था, ताकि बारिश में भीगकर ये सब खराब ना हो। अब बस मैं निकल पड़ा था किसी मुकाम की तलाश में, एक अनजाने शहर में, एक अनजाने सफ़र पर। पूरे शहर में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कोई किस्मत से एक आध स्ट्रीट लाइट जल रही थी बस। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया था। मैंने अपने सूटकेस को कंधे पर उठा लिया था ताकि सामान खराब ना हो। मैं बस किसी तरह गिरता संभलता अपने भाग्य को कोसते हुए चल रहा था, इस आस में कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं इस तूफानी रात को गुजार सकूं। मैं मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना भी कर रहा था कि इस डेंजरस सिचुएशन में कम से कम कोई आसरा तो दिला दे, नहीं तो कम से कम कहीं कोई इंसान तो दिखे जिससे मैं कोई हेल्प ले सकूं और अपने गंतव्य तक जाने का रास्ता जान सकूं। पर सब बेमतलब होता दिख रहा था। न तो बारिश थम रही थी और न ही मुझे कोई मंजिल दिख रही थी। बस आकाशीय बिजली की चमक से उत्पन्न हो रही रोशनी ही मुझे रास्ता दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था ये तूफानी रात कभी ख़त्म नहीं होगी। तभी ज़ोरदार कड़कड़ाहट के साथ तेज बिजली चमकी। आवाज़ इतनी तेज और भयंकर थी कि एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे बिजली ने मुझे अपनी चपेट में ही ले लिया हो। उस तेज आवाज़ और चमक से मेरे रोम में एक करंट सा दौड़ गया था। लेकिन उसी चमक के उजाले में मुझे रोड की दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे दो लोग खड़े दिखे। चलो भगवान का शुक्र है कोई तो दिखा, ये कहते हुए मैं उन दोनों की तरफ लपक पड़ा। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा ही था, तभी एक बार फिर बिजली की चमक से उजाला हुआ। उस उजाले में मैं उन्हें थोड़ा करीब से देख पाया था, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि उन दो लोगों में से एक आदमी है और एक औरत, जिससे मेरे मन को और धीरज मिला कि वे लोग चोर उचक के नहीं हैं, मेरी ही तरह बारिश में फंसे हैं शायद। मैं उनके नज़दीक जाते ही बोला, अरे भाई साहब, ये महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज का रास्ता किस तरफ है, बता देंगे ज़रा? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, इस पर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा
शायद वो दोनों भी मेरी तरह इस जगह पर नए हैं और अनजान हैं, इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं। पर फिर भी कुछ तो जवाब दे ही सकते हैं। एटलीस्ट हमें नहीं पता इतना तो बोल ही सकते हैं। यही सोचकर मैं फिर बोला, हेलो, मैं आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ, अरे कुछ तो बोलिए प्लीज़। लेकिन अब भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे उन दोनों का ये व्यवहार कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। ना कोई जवाब, ना कोई हलचल, बस बूथ बनकर खड़े थे वो दोनों के दोनों। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अखर रही थी मुझे। एक अनजाने से भय ने आकर जकड़ लिया था मुझे। मैं वहाँ से निकल जाने के लिए उद्यत ही हुआ था कि तभी फिर से बिजली की जोरदार चमक हुई और सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। वो दोनों लोग, उनके माथे से खून रिस रहा था, उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, उनके शरीर पर कई घाव थे। वे दोनों बिना पलक झपकाए, बिना हिले डुले अब पलक मेरी ही तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे दोनों जिंदा लोग नहीं हैं। ये नज़ारा देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। तभी बिजली की अगली चमक हुई और वो दोनों देखते ही देखते एकाएक मेरी आंखों से ओझल हो गए। भय के मारे मेरा पूरा शरीर कँपकँपाने लगा, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। एक बार तो ऐसा लगा कि मैं गश खाकर वहीं गिर जाऊंगा, पर किसी तरह मैंने खुद को संभाला और तेज कदमों के साथ वहां से निकल पड़ा। मैं बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से लगभग भागता हुआ सा चला जा रहा था। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ अंततः वो जाएगा कहाँ। हे भगवान, कहाँ मैं तुझसे हमराही मिला देने की प्रार्थना कर रहा था और तूने कहाँ मुझे भूतों से मिला दिया। ये तूफानी रात और ये बरसात क्या कम थी जो अब पता नहीं आगे क्या होगा। यही सोच सोच कर मेरे प्राण सूख रहे थे। हवा का साए साए कर चलना मेरे खौफ को और बढ़ा रहा था। हर गुजरते पल के साथ मैं खैर मना रहा था कि शुक्र है फिर से वो खौफनाक मंजर मेरे सामने नहीं आया, लेकिन हर पल उसके सामने आने की कल्पना से भी कांप जाता था मैं। ये रात बड़ी ही खौफनाक हो रही थी मेरे लिए, लेकिन अब मैं उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। सो अब एक सुकून था मेरे दिल में कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा। काफ़ी देर उस तूफ़ानी बरसात से जूझने के बाद मैंने एक बंद दुकान के छज्जे के नीचे स्टे किया। मैं पूरी तरह पानी से तरबतर था, सूटकेस भी पूरी तरह भीग गया था। उस पर बरसाती रात की वो ठंडी हवा, मैं ठंड के कारण कँपकँपा रहा था। लेकिन बरसात तो आज मुझसे जन्मों की दुश्मनी निकालने पर तुली हुई थी। सड़कें तालाब बन गई थी, रोड कमर तक पानी से भर गए थे। ऐसे में मुझे अब किसी भी तरह की मदद मिलना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। सच में एकाएक परिस्थितियाँ कितना बदल सकती हैं, इस बात का अंदाज़ा तो मुझे आज हो रहा था। उस भारी बरसात और कड़कड़ाती ठंड में पूरी तरह से भीगा हुआ मैं किसी तरह अपनी सांसों को संभाले हुए था। ऐसा लग रहा था शायद ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। इतनी देर सामान उठाए घुटनों तक भरे पानी में बरसती बरसात के बीच में चल चल कर मैं थक कर निढाल हो चुका था। इसलिए मैं दुकान के शटर के बाहर लगभग पूरी तरह पानी में डूब चुकी हुई सीढ़ियों पर ही हताश होकर बैठ गया था। बिजली की कड़कड़ाहट, तूफानी बरसात, बादलों की डरा देने वाली गर्जना, आधी रात, अनजान शहर, अनजान जगह, मौत का सा सन्नाटा और उस पर उन दो प्रेतात्माओं के दर्शन। किसी भी आम इंसान के लिए इससे ज़्यादा भयानक और क्या हो सकता है। मैं पूरी तरह निराश हताश बैठा मन ही मन अपनी आराध्या माँ काली का स्मरण कर रहा था, क्योंकि इन परिस्थितियों में भगवान के अतिरिक्त और कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। सो मैं मन ही मन उनका ध्यान कर रहा था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही मेरा ध्यान टूट गया और मैंने अपनी आंखें खोली। वहाँ सामने एक कैंपर खड़ा था। अचानक वहाँ उस कैंपर को देखकर मेरी आंखें खुल गई, लेकिन दूसरे ही पल कुछ देर पूर्व हुए उस भयावह भूतिया हादसे का पुनः स्मरण हो आया मुझे और मैंने अनहोनी की आशंका से अपनी आंखें फिर मूंद ली, जैसे अब मैं फिर से वो सब देखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस गाड़ी ने भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके अंदर तेज आवाज़ में
हॉर्न तब तक बजता चलता रहा जब तक कि मैं उठकर उसके पास न जा पहुंचा। जैसे ही मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा, वो स्टार्ट हो गई। डर के मारे मैं 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन जब दोबारा कोई हलचल नहीं हुई तो मैं माँ काली को याद करता हुआ हिम्मत करके उसके बिल्कुल करीब जा पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा दिखा। वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे अंदर झांकता देख वो बोला, अरे आइए बाबूजी, आप अपना सामान ले आइए, हम आपको ले चलते हैं, आपको लक्ष्मीबाई कॉलेज छोड़ देंगे। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हतप्रभ सा हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये बंदा है कौन और उसे कैसे पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। कुछ देर पहले जो भूतिया हरकत हुई थी मेरे साथ, कहीं ये उसी का तो छलावा नहीं। हे माँ काली माँ, रक्षा करना। भय ने मन ही मन मुझे विचलित कर दिया था। शायद वो ड्राइवर मेरी मनोदशा समझ गया था, इसीलिए वो फिर से बोला, क्या हुआ जनाब, किस सोच में पड़ गए आप? उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूछा और मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो ले आइए अपना सामान जल्दी से, देखिए बरसात बढ़ती ही जा रही है। अगर आप समय पे नहीं निकले तो फिर माँ काली को ही आना पड़ेगा आपको बचाने के लिए। उसकी इस बात ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे पता चला कि मैं मन ही मन माँ काली से सहायता मांग रहा था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। अंततः हिम्मत करके मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो है कौन और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानता है। तब ठहाका लगाते हुए और हंसते हुए वो बोला, बाबूजी, हम कॉलेज के लिए सामान सप्लाई करते हैं, तो उन लोगों ने हमें आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया है। हम आपको लेने तो स्टेशन भी गए थे, पर आप वहाँ नहीं थे, तो आपको खोजते हुए हम पूरे शहर में घूम रहे हैं। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? अरे बाबू साहिब, आप भी कमाल करते हैं, इसमें ना पहचानने वाली बात ही कहाँ है। अरे इतनी रात में भरी बरसात में कोई सैर सपाटा करने के लिए तो नहीं निकलेगा। पूरा शहर घूम आया हूँ, कहीं ना तो कोई बंदा दिखा, ना बंदे की जात। और माँ काली वाली बात? विस्मय भरे स्वर से मैंने उससे फिर पूछा तो वो थोड़ा चकित होते हुए बोला, अरे कौन सी बात बाबूजी? फिर एकाएक अपने स्मृति पटल पर जोर देकर कुछ वो याद करते हुए बोला, अच्छा वो तो हम काली मैया के भक्त हैं बाबूजी। अरे हाँ, तो इब समझे। उसका ये व्यवहार मुझे बड़ा ही अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या समझे? यही कि आप भी माँ काली के भक्त हैं और उन्हीं से सहायता मांग रहे थे। अब आपकी जांच पड़ताल हो गई हो तो चले भाई, बरसात से हालत बिगड़ रही है बाबू साहब। मैं अब भी डरा हुआ तो था ही, पर उसकी बातें ठीक ही लग रही थी। अब चाहे ये कहो कि उस समय वो मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा ही था, या फिर कहा जाए तो मरता क्या ना करता। दोनों ही कहावतें फिट हो रही थी मुझ पर। मैं उस पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में सवार हो चुका था। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। प्रिय दर्शकों, ये थी खौफ के पल कहानी का भाग 1। इस कहानी के अगले पार्ट में क्या होता है, इसे जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले भागों के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।